हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में अपन ने थ्योरी ऑफ आइसोसेस से स्टार्ट किया था, भू संतुलन का सिद्धांत प्रारंभ किया था। और अपन ने डिस्कस किया था कि पृथ्वी जो है वो हमेशा संतुलित होने का प्रयास करती है। और इसी क्रम में पहला सिद्धांत अपन ने पढ़ा था थ्योरी ऑफ आइसोसेस के अंदर एरी का सिद्धांत पढ़ा था। एरी के सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था कि जो भाग जितना ऊंचा है उसकी जड़ें उतनी गहराई के अंदर पाई जाती हैं धरातल के अंदर, और इस आधार पर पृथ्वी पर संतुलन पाया जाता है। बाद में उसकी उनकी विचारधारा का हिमालय को उदाहरण लेते हुए खंडन किया गया, और उनके बाद उसका संशोधित रूप में प्राट ने अपना दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जैसे आपने डिस्कस किया कि इस पृथ्वी जो है पूर्ण संतुलित नहीं है और अस्थिर है। और जो आंतरिक शक्तियां हैं वो जो है अक्सर भूपटल, जो ऊपर की पपड़ी है, संतुलन का भंग करती रहती है। और ये भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया जो है पृथ्वी पर हमेशा कहीं न कहीं होती रहती है, और ये विवर्तनिक की घटनाएं जो है वो हमेशा घटित होने के कारण असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। प्राट का जहाँ तक सिद्धांत का संबंध है, अपन ने डिस्कस किया था कि हिमालय के का जो अपन ने कहा था क्रिटिसिज्म पे निकला था कि इतनी गहराई पर चट्टानें कठोर अवस्था में नहीं रह सकती। उसके बाद प्राट ने जो दिया था, उन्होंने माना कि अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ये भू संतुलन का सिद्धांत है, इसका प्रारंभ जो है वो हिमालय के समीप दो, यूपी के दो, कल्याण और कल्याणपुर स्थानों के अक्षांश और देशांतरों का जब निर्धारण हो रहा था, तो खगोलीय विधि और गणितीय विधि से जब इनकी गणना की गई तो उसमें अंतर देखने को मिला था। उस आधार पर जो है वो निष्कर्ष निकाला गया है कि ये चट्टानों में इनकी बनावट व संरचना में अंतर है, उनके घनत्व में अंतर आता है। तो प्राट ने जो ये हिमालय का औसत घनत्व 2.7 माना था। इस आधार पर प्राट महोदय ने निष्कर्ष निकाला कि पर्वतों का जो घनत्व है पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, और मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम पाया जाता है। यही एक आधार रखते हुए उन्होंने माना कि पृथ्वी पर जो है संतुलन की स्थिति पाई जाती है। जो प्राट ने जो अपने विचार जो प्रकट किए और माना कि पर्वत, पठार और पैदार समुद्र तलों के नीचे लगभग इसी प्रकार से संबंध है। ये सभी भूभाग जो आंतरिक भाग में टिके हुए हैं, और उन्होंने मांगे कि एक इनवर्स रिलेशनशिप मानी कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी, स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। तो जितना ऊंचा भाग होगा उसका घनत्व उतना कम होगा, और जो जितना भाग नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जब कॉन्सेप्ट ऑफ प्राट, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि जो गणना की थी, और गणना में प्राट ने ये माना था कि जो अंतर जो होना चाहिए वो 15.885 सेकंड का होना चाहिए। और इसके बाद ही प्राट महोदय ने हिमालय के जो नवीन समीपवर्ती जो भाग था कल्याण तथा कल्याणपुर के आसपास हिमालय की चट्टानों का अध्ययन किया, और उस आधार पर ही जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था ये निकाला कि इनका घनत्व जो है वो पास की चट्टानों से काफी कम है। और कम होने के कारण जो है वो ये एक स्थिर अवस्था देखने को मिलती है। जो according to the Pratt is a level of compensation above which there is a variation in the density of the different columns of the land, but there is no change in the density below the। ये एरी कुछ विद्वानों के साथ एक मिलता है, भेद देखने को मिलता है कि प्राट ने माना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर एक लेवल ऑफ कंपनसेशन, एक तल है जिसके ऊपर जो है वो सभी जो भाग हैं, भूभागीय भाग हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये ऊंचाइयां रखते हैं, उसके नीचे जो है एक समान है। ये लेवल ऑफ कंपनसेशन इसे नाम दिया। और डेंसिटी डज नॉट चेंज विद इन द कॉलम, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम अबव द लेवल ऑफ कंपनसेशन। और माना कि जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है, ये तल है, इससे ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के स्थल हैं, पर्वत, पठार, इनमें आपस में घनत्व में अंतर पाया जाता है। और इस आधार पर उन्होंने एक सिंपल सा, जैसे उसमें एरी के सिद्धांत में था, इनका था यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। एरी के सिद्धांत में बिल्कुल ऑपोजिट था कि इन्होंने माना कि समान गहराई और घनत्व में अंतर। उसमें था कि उसे बिल्कुल पता है गहराई में जो है घनत्व समान था, और गहराई में एरी के संबंध में गहराई में अलग अलग था।
उनका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दोनों ये दो सेंटेंस जो है वो इन सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। तो प्राट के अंदर यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, समान गहराई और घनत्व में अंतर पाया जाता है विभिन्न प्रकार के जो कॉलम होते हैं। कॉलम अर्थात पर्वत, पठार, मैदान, उनसे संबंधित है इनका। ना जब इसको सिद्ध करने के लिए प्राट महोदय ने जो है वो शीशा, लोहा एंड अलग अलग धातुओं की, जो क्योंकि हर धातु का जो है अलग अलग घनत्व है, इनको पारे से भरे हुए एक बेसिन के अंदर डुबोया। तो एक निश्चित मात्रा में ये डूबे और उसके बाद नीचे जो है ये सबका तल बिल्कुल समान था। और इस आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादित किया कि मैदान, पठार, पर्वत एक अंदर एक तल पाया जाता है जिसके ऊपर ये अपनी सभी अलग अलग ऊंचाइयां रखते हैं। ना जब कभी कभी एग्जामिनेशन में स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है कि एरी तथा पराट के विचारों का अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बिटवीन दी, दोनों के अंदर। जब इनका अध्ययन उस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो ये डायग्राम अपने को दोनों के अंतर को बिल्कुल स्पष्ट करता है। जब कंपैरिजन करते हैं तो मैंने अभी कहा था कि द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द एरी एंड द पराट व्यूज इज दैट, जो फॉर्मर जो एरी ने जो अपनी परिकल्पना की यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग थिकनेस, एंड लेटर पराट ने माना कि यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी। एरी का मत सभी पर्वत पर्वत पठार मैदानों में घनत्व सबका समान है और गहराई में अंतर है। इसके विपरीत प्राट ने माना कि सब जो जितना भाग जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना कम होगा, जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व अधिक होगा, अर्थात सागर तली का घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो एग्जामिनेशन के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टेबल के फॉर्म में भी हम स्पष्ट करते हैं व्यू, एरी का व्यू और प्लाट का व्यू। यूनिफॉर्म डेंसिटी, वेरिंग डेंसिटी, वेरिंग डेप्थ अप टू ए रूट पेनिट्रेट, जहाँ तक यूनिफॉर्म डेप्थ अप टू विच द crustal material reaches, deeper root below the mountains and the smaller beneath the plains, no root formation but a level of compensation is there, इस फॉर्म में मिलता है। यही डायग्राम में जब देखेंगे तो जो ये बिल्कुल जो अपर्दन तथा बाह्य शक्तियां हैं वो अपर्दित करती हैं और उसको निक्षेपण धीरे धीरे करती, निचले भागों पर काट कर निक्षेपण करती हैं। और ये जो स्थिति पाई जाती है धरातल, इट इज क्वाइट अपरेंट दैट इज नो कंप्लीट आइसोसेटिक बैलेंस ओवर द ग्लोब। पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी एक बिल्कुल संतुलित की अवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती है। और क्योंकि आंतरिक शक्तियां, एंडोजेनिक फोर्सेस आंतरिक शक्तियां जो है हमेशा सक्रिय रहती हैं और इस समस्थिति को हमेशा इसमें परिवर्तन लाती हैं। और पृथ्वी पर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप की क्रिया कहीं न कहीं हमेशा घटित होती रहती है और ये परिवर्तन हमेशा देखने को मिलता है। ये जो आंतरिक शक्तियां हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड their tectonic effect are caused by the imbalance on the surface, but nature always tries to make it aesthetic। पृथ्वी हमेशा संतुलित होने का प्रयास करती है, जितनी आंतरिक शक्तियां उसे असंतुलित करती हैं मगर पृथ्वी हमेशा संतुलित होने का प्रयास करती है। और इस प्रोसेस में जो बाह्य शक्ति है एक्सोजेनेटिक, ये जो ऊपर का पृथ्वी के धरातल पर कार्य करती हैं, उसमें वायु है, पृथ्वी की किरणें हैं, तापमान है, बहता हुआ जल है, हिमानी है, ये जो कारक हैं अपन पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, आगे 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 पढ़ेंगे आप लोग। विभिन्न आकृतियां, नदी द्वारा निर्मित आकृतियां, वायु द्वारा निर्मित आकृतियां, हिमानी द्वारा निर्मित आकृतियां, इनका अध्ययन करेंगे। ये एक्सोजेनिक फोर्सेस बाह्य शक्तियां हैं, ये ऊपर की परत को काटती हैं उसे और अपर्दित कर कर उसका स्थानांतरण करती हैं, उस अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर निक्षेपित करते हैं। In this process the isostatic balance is maintained by the underneath। ये जो प्रोसेस है, क्योंकि एक स्थान से बाह्य शक्तियां काटती हैं दूसरे स्थान पर उसे निक्षेपित करती हैं, इस यह क्रिया के कारण जो है वो एक संतुलन की स्थिति बनाने की हमेशा पृथ्वी प्रयास करती है। थैंक यू।